हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 24 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 25 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पिछले 24 मॉडल पेपरों को अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां एक फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। पद 53,749 है, बहुत बड़ी परीक्षा है, इसलिए रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट वो आपको अवश्य देना है। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर लिंक को जरूर करें। और दोस्तों, ये अपना सिलेबस है वो पैटर्न रहेगा, कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारी चीजें दोस्तों इसमें है और इसी के अनुसार अपना जो मॉडल पेपर है, जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर के, यानी कि 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी की दोस्तों 5 प्रश्न कंप्यूटर के, 5 प्रश्न भारत और विश्व के करंट अफेयर के, 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के और 5 प्रश्न भारतीय पॉलिटी के। ठीक है, 20 प्रश्न, ये टोटल 70 प्रश्न जीके के आएंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और गणित के भी 15 प्रश्न है, यानी कि टोटल 120 प्रश्नों का ये पैटर्न रहेगा। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेई परियोजना। कौन सी? सेई परियोजना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसका निर्माण दोस्तों उदयपुर की कोटड़ा तहसील में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानसून आने के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना कहलाता है। मानसून आने के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वो कहलाता है मानसून प्रतिच्छेदन। मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है वो। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, पालसमंद झील किस जिले में स्थित है? बताइए, पालसमंद झील दोस्तों ये जोधपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्र का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 61.11%। 61.11%, बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील से श्यामपुरा व भाट नामक 2 सिंचाई नहरें निकाली गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, कौन सी झील से श्यामपुरा व भाट नामक 2 सिंचाई नहरें निकाली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील से निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा और ये राजस्थान की पहली कृत्रिम झील है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे नाथरा की पाल किस जिले में स्थित है? नाथरा की पाल दोस्तों ये है उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ पर दोस्तों लोह अयस्क की खान है। कहाँ? क्या है? लोह अयस्क की खान है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं, तो वो जिले हैं दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, काला हिरण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए।
राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। कथन ए और कथन बी दे रखा है। इसमें देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान का जो जो, जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे 329 दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। कथन बी में देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 11.81% है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कितना है दोस्तों? 10.41% है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, लेकिन यहाँ पर 11.81 दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सही कोट का अपने को यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोई सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के जल धारण की क्षमता अधिक होती है जिस कारण उनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है जिस कारण उनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी रहती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें नमी है वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है। सी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों देखिए साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो हतमती है, वाकल है, मेरवा है, वेत्रक है, ठीक है, मानसी है। तो ये क्या है? साबरमती की सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए अनास और ईरू, अनास और ईरू ये दोस्तों माही की सहायक नदियां है। यहाँ पे वाकल और वेत्रक है, ये दोनों दोस्तों साबरमती की सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेजा बांध किस जिले में स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, टिकोमेला अंडुलेटा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए। टिकोमेला अंडुलेटा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये रोइडा का वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रोइडा के फूल को दोस्तों 1983 में राज्य पुष्प है वो घोषित किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित प्रोजेक्ट स्थित है। बताइए, राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित प्रोजेक्ट स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये जैसलमेर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1973-1974 में। 1973-74 में ये राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये की गई थी 1 अप्रैल 1993 में। इसकी दोस्तों स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कर्नल टॉड यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा है? संतों का शिखर दोस्तों कहा है किसको? गुरु शिखर को। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? माही नदी की राजस्थान में लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? 576 किलोमीटर। सॉरी, इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर तो। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। अब दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है। उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर पृथ्वीराज को दोस्तों उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुंवर पृथ्वीराज। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर स्थित है? सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, सबसे बड़ी वेधशाला तो दोस्तों जयपुर में ही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना करने के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी है वो जयपुर में, बी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य एवं हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किस शासक को दी थी? बताइए, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, ये उपाधियां दोस्तों किसकी थी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये महाराणा कुंभा की उपाधियां थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिर्जा राजा की पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की पदवी है वो किसे प्रदान की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जा राजा बोलते हैं दोस्तों किसको? तो दोस्तों सवाई जयसिंह को, यानी कि जयसिंह प्रथम को, ठीक है। जयसिंह प्रथम को दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि है वो प्रदान की गई थी, शाहजहां ने की थी दोस्तों ये उपाधि, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। और इस युद्ध में दोस्तों महाराणा कुंभा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में यह युद्ध हुआ था। कब? 1437 ईस्वी में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? बताइए कौन आया था सहायता करने के लिए जब कोटा का जो शासक था राम सिंह द्वितीय, उनको दोस्तों नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। तो उनको छुड़ाने के लिए आया था करौली का शासक मदन पाल सिंह अपनी सेना लेकर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, दूधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहां के तत्कालीन जागीरदार कौन थे? तो दोस्तों तत्कालीन जागीरदार है वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ठाकुर सूरजमल सिंह। ठाकुर सूरजमल सिंह। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर की गई थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कहां पर की गई थी? तो ये 1919 में की गई थी दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 31 नंबर का प्रश्न है, चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, तो वो दुर्ग है दोस्तों कौन सा? तो वो है चूरू के किले, चूरू का किला। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है,
किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ दोस्तों ये कहा जाता है सीताबाड़ी के मेले को, और ये कहाँ पर है? 12 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों ताराबात की ओढ़नी है वो ओढ़ी जाती है, केरी बात की भी ओढ़ी जाती है, लेकिन पावली बात की ओढ़नी है ये विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती। ठीक है, ये कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली है ओढ़नी है, जिसे कटकी भी कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जैसलमेर जिले से संबंधित मेला नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा मेला जैसलमेर जिले में नहीं भरता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मरु महोत्सव जैसलमेर में भरता है। चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला भी दोस्तों ये जैसलमेर में भरता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चढ़नी चेरी मेला, चढ़नी चेरी मेला है ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? ये बीकानेर में पड़ता है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में पड़ता है। और रामदेवरा का मेला ये जैसलमेर में पड़ता है। तो यहाँ पर इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। गोगा जी को दोस्तों जाहर पीर है वो कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, ये पहला कथन है वो दोस्तों यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला तो हो जाएगा सत्य। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सांचौर में गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार है वो माना जाता है। गोगा जी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार है वो माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गोगा जी को शेषनाग का अवतार है वो माना जाता है। ठीक है, शेषनाग का अवतार है वो माना जाता है गोगा जी को। ठीक है, गोगा जी का जन्म ददरेव गांव में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ददरेवा में हुआ था दोस्तों, चूरू जिले में गोगा जी का जन्म। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये असत्य कथन है। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं अलख दरीबा। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग को। सोनारगढ़ दुर्ग को राजस्थान का अंडमान है वो कहा जाता है इसे। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा जैसलमेर है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काठ यानी कि लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मामादेव। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मामादेव। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापना की थी दोस्तों किसने? तो ये आचार्य श्री तुलसी ने। तेरापंथ, तेरापंथ की दोस्तों देखिए राजस्थान में तेरापंथ की जो स्थापना है, ठीक है, ये दोस्तों आचार्य भिक्षु स्वामी के द्वारा की गई थी। आचार्य भिक्षु स्वामी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भाग 3 के अंदर अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं राजस्थान राज्य व्यवस्था चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से। तो करीबन दोस्तों 7-8 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में। ठीक है, उन टॉपिक के मैंने आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं।
तो आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर भी मिल जाएंगे अन्य सब्जेक्ट के भी, जैसे कि सामान्य विज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस नाम से दोस्तों राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखें, वहां पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। जो जो टॉपिक आपको पहले बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, ठीक है, उसके अनुसार ही आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न है वो राजस्थान पॉलिटी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है केशवानंद भारती मामले में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, केशवानंद भारती मामले में बी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कनाडा से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट विषय लिए गए हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किन किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया गया? 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में किन किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थी? बताइए राजस्थान के पंचम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों ज्योति किरण, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक था। आगे देखिए राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो दोस्तों चतुर्थ राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों 1992 में लगा था ये, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 15%, यानी कि 200 का 15% कितना होता है? 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष है? मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि है वो दोस्तों कितने वर्ष है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 5 वर्ष। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में? तो वो है अनुच्छेद 217 में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे दोस्तों एस डी उज्ज्वल। एस डी उज्ज्वल ये एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1964 से 1965 तक रहा था। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन है प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है।
दोस्तों इसमें देखिए, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहला कथन तो इसमें सही है, अपने को सत्य कथन बताना है, ठीक है। इनमें विभेदन होता रहता है, जिससे विशेषीकृत प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये केवल वयस्कों में पाई जाती है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, भारत में BS6 वाहनों की बिक्री का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ है, बताइए। BS6 वाहनों की बिक्री का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, ये लागू हुआ है दोस्तों, बताइए कब से लागू हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। कहां से लागू हुआ है दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2020 से दोस्तों ये लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए BS6, ठीक है। BS6 वाहनों का जो बिक्री का जो प्रावधान है 1 अप्रैल नहीं, ये दोस्तों 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। एक तरफ है यहाँ पर कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और नीला तोता दे रखा है, ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों इनके क्या सूत्र है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब इसमें देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे कास्टिक सोडा, बताइए कास्टिक सोडा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों NaOH। बेकिंग सोडा को बोलते हैं दोस्तों Na2CO3 10H2O। धावन सोडा को दोस्तों NaHCO3 और नीला तत्व का हो जाएगा CuSO4 5H2O। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 2 3 1 है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर है वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 4 2 3 1 इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही अनुक्रम है। मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही अनुक्रम है तो वो कौन सा है दोस्तों, सही अनुक्रम है वो है इसमें, देखिए यहाँ पे रक्त के द्वारा नंबर 1, फिर दोस्तों फुसफुस के द्वारा, फिर ऊतकों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1। 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव एवं मशीन को मिलाने की विज्ञान की एक कल्पना है। मानव एवं मशीन को मिलाने की विज्ञान की एक कल्पना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बायोमेट्रिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बायोमेट्रिक। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है, 56 से 60 तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों 56 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जाएगा। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें, बताइए, तो वो है जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। आगे देखिए 11वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा जोधपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जोधपुर, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया जाएगा या किया गया, दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, जयपुर में किया गया था ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा
राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने, तो 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? किस राज्य में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हाल ही में किस स्थान पर इंडो कंबोडियन सैन्य अभ्यास किनबेक्स 1 शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किनबेक्स सैन्य अभ्यास है, ये शुरू किया गया है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2024 अपने नाम किया? किस भारतीय खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2024 अपने नाम किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें पीवी सिंधु ने जीता है दोस्तों महिला एकल का, और पुरुष एकल का जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों गलत दे रखे हैं, दोनों गलत दे रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पीवी सिंधु तो ये तो महिला है, और लक्ष्य सेन है ये क्या है, पुरुष है। तो ये दोनों तो इसमें क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, उल्टा दे रखा है ये। ठीक है, त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद महिला युगल का खिताब दोस्तों इन्होंने जीता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों किसे, तो जय शाह को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जय शाह को। नेक्स्ट आगे देखिए, 2 दिसंबर से भारत और मलेशिया के कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? बताइए दोस्तों, 2 दिसंबर से भारत और मलेशिया के कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों क्या नाम है उसका, देखिए चौथा ऑप्शन और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति इसका चौथा संस्करण है वो आयोजित किया गया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रोसेसिंग होते हैं। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उल्टो उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर से संबंधित भी 5 प्रश्न है वो सही करना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस के अनुसार। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पावर पॉइंट 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्लाइड शो के अंदर, स्लाइड शो के अंदर है ये विकल्प। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा चार्ट द्विआयामी है? इनमें से कौन सा चार्ट द्विआयामी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाई चार्ट। दोस्तों पाई चार्ट है वो क्या है, द्विआयामी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं है? एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लेबल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में लेबल डाटा टाइप नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झील का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द है वो झील का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कासार, अखात और देवखात, ये तीनों दोस्तों झील के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे जो छानी है ये झील का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये छानी है ये दोस्तों झोपड़ी का या कुटिया का, ये क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, आज्ञा का सर्वज्ञ हो जाएगा, प्रतोष का प्रत्युष हो जाएगा, मितवे अल्पवे। मितवे और अल्पवे ये समानार्थक शब्द है दोस्तों, ठीक है। मितवे का विलोम होता है दोस्तों अपवे। क्या होता है? अपवे, ठीक है, अल्प नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी राग द्वेष ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपने को कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का क्या करना है? चयन करना है दोस्तों। इसमें देखिए सारांश, गिद्ध, जिह्वा, नुपुर, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर ये जो जिह्वा है, ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है शब्द। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जिह्वा को दोस्तों आप जीभ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? जीभ। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहाँ रह गए, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर होता तुम तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहाँ रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, जिस जिसके बराबरी का कोई न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। जिसके बराबरी का कोई न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बेजोड़। क्या हो जाएगा? जिसके बराबरी का कोई न हो तो वो है दोस्तों बेजोड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कॉन्टिंजेंसी शब्द के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों सही हिंदी परिभाषिक शब्द है वो है आकस्मिकता। आकस्मिकता, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न इसमें लगे, इसमें देखिए लगातार काम करने में जुटे रहना भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है कोल्लू का बैल होना। कोल्लू का बैल होना यानी कि लगातार काम करना, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें निरुपसर्ग है। कौन सा? निरुपसर्ग। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निरुपसर्ग। आगे देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पक्षी का पर्यायवाची है दोस्तों, ये ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बाल्टी में कुछ है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बाल्टी में कुछ है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। यहाँ पे कुछ आ गया ना, ठीक है, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, ऐसा लड़का तो देखा नहीं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का कौन सा रूप है? ऐसा लड़का तो देखा नहीं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का कौन सा रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण।
आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद का विकल्प किसमें है? गलत संधि विच्छेद का विकल्प है वो दोस्तों किसमें है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, किसमें बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए जन प्लस अर्दन, जनार्दन बिल्कुल सही है। व्यय प्लस आकुल, व्याकुल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सु प्लस अधीन, स्वाधीन, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सौ प्लस अधीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए स्वाधीन, ये भी सही है। देखिए यह रह के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आता है तो दोस्तों इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों यण संधि का नियम है, यह रह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए स्वाधीन के अंदर यह व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर सु प्लस अधीन हो जाएगा, ठीक है। स्वाधीन बिल्कुल सही है। भू प्लस उदरव, भूदर्व, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी दोस्तों यण संधि का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे जन प्लस अर्दन, जनार्दन, तो दोस्तों यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें व्यय प्लस आकुल व्याकुल, इसमें सारे सही है दोस्तों, इसमें सारे ही क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प है वो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए असंगत विकल्प बताना है, स्वातंत्र्य प्लस उत्तर, स्वातंत्र्य उत्तर, भानु प्लस उदय, भानुदय, चरम प्लस उत्कृष्ट, चरमोत्कृष्ट, तो दोस्तों और यहाँ पर देखिए चरम प्लस उत्कृष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये आधा में दिख रहा है ना, ये हलंत लगा हुआ है, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिवालिया शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग कौन से प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों दिवालिया में दोस्तों दिवाली है वो क्या है, मूल शब्द है यानी कि धातु है, और इया क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिवाली प्लस इया। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, आ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आ उपसर्ग का प्रयोग कौन से अर्थ में होता है? तो दोस्तों वो है आ उपसर्ग यानी कि दोस्तों तक, इधर से, इधर और से, ठीक है, इसके अर्थ में होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे कि आगमन होता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कलिका का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? कलिका का पर्यायवाची यानी कि कलिका का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? समानार्थक शब्द, पर्यायवाची भी आप सेम ही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अंकुर होता है, अखुआ होता है, कोपल होता है, लेकिन पराग नहीं होता दोस्तों। पराग है ये पुष्पराज, कुसुमराज, इनका पर्यायवाची है दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न है, एकाग्र शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम होगा? एकाग्र का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चंचल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंचल। आगे देखिए पत्थर को गढ़ने वाला औजार वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। पत्थर को गढ़ने वाला औजार वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों छेनी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छेनी। आगे देखिए यहाँ पे ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द होगा। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुदान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुदान। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है, तो वो होता है दोस्तों इसमें आवेदन पत्र। कौन सा, आवेदन पत्र। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवेदन पत्र। आगे देखिए अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द राइट टेंस, बताइए अपने को सही टेंस का प्रयोग करते हुए खालिस्तान भरना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बाय नेक्स्ट मंथ आई हेयर फॉर 5 years, तो दोस्तों बताइए
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दोस्तों इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years बाई नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यानी कि मुझे अगले महीने है वो दोस्तों पूरे 5 साल हो जाएंगे यहाँ पर काम करते हुए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विल हैव वर्कड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई द एरर अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए ही इज नोविंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नोविंग नोविंग है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। इसमें दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नाउन आएगा दोस्तों, KNOWN ये आएगा इसकी जगह, तो ये सही होगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों अपने को करेक्ट पैसिव वॉइस है वो बताना है। देखिए दे हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी, दे हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विल हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय देम। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही, ये इसका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे देखिए आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई द एरर, इसमें देखिए द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट्स यस्टरडे, द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट यस्टरडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नो वर्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, नो वर्ब है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट स्पीच। इसमें देखिए द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टडी हार्ड, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टडी हार्ड है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दे शुड स्टडी हार्ड। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई द एरर, तो इसमें देखिए ही सेड दैट आई एम बिजी, ही सेड दैट आई एम बिजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई एम बिजी। तो दोस्तों इसके अंदर जो एरर है वो दोस्तों आई एम दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आई वाज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, वाज। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव। देखिए यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर यू हैप्पी। तो यहाँ पर इसका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है स्पॉट द एरर इन एक्सक्लेमेटरी, स्पॉट द एरर इन एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर देखिए सी डांस ब्यूटीफुली, एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों यहाँ पर देखिए हाउ ब्यूटीफुल सी डांसेज। तो दोस्तों बताइए कौन सा पार्ट में एरर है, यहाँ पर एरर है तो वो है दोस्तों ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के अंदर दोस्तों एरर है, यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पर देखिए हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह दोस्तों क्या आएगा, ब्यूटीफुल ही आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फाइंड द एरर। इसमें देखिए ही इज नोविंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यहाँ पर देखिए नोविंग, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे वही आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, KNOWN। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट डेटरमिनर, डेटरमाइनर। दोस्तों यहाँ पर देखिए खालिस्तान भरना है डेटरमिनर्स में। यहाँ पर देखिए आई डोंट हैव मनी लेफ्ट, आई डोंट हैव मनी लेफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किसका प्रयोग होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एनी का यूज होगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एनी मनी लेफ्ट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए आइडेंटिफाई द एरर। देखिए ही इज ए होनेस्ट मैन, ही इज ए होनेस्ट मैन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एरर अपने को बताना था
तो ही इज ए होनेस्ट मैन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एन होनेस्ट मैन आता, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट कोमा यूजेज। बताइए कौन से पार्ट में कोमा वगैरह बिल्कुल सही लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें ऑल थॉट इट वाज रेनिंग वी वेंट हिकिंग, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक ही डिवाइडेड। देखिए प्रीपोजिशन खाली स्थान में भरना है। ही डिवाइडेड द मनी हिज टू सन्स, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बिटवीन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, बिटवीन टू सन्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें देखिए वेयर डू यू लिव, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था दोस्तों, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो का वेयर डू यू लिव। आगे देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड अपने को बताना है। संगणक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संगणक को दोस्तों, संगणक को कहते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बताइए, कंप्यूटर, कंप्यूटर बोलते हैं दोस्तों संगणक को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आप अपने यहाँ पे गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 20 फुट 13 फुट 9 इंच 17 फुट 6 इंच 21 फुट 3 इंच की लंबाइयों को पूर्णतः नापने के लिए अधिकतम लंबाई वाला पैमाना क्या होगा। तो दोस्तों अधिकतम लंबाई वाला जो पैमाना है वो क्या होगा, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है इसमें, देखिए जो यहाँ पर 20 फुट 13 इंच दे रखा है, ठीक है, इसको दोस्तों अपन है वो कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 240 लिख सकते हैं, ठीक है। 17 फुट 6 इंच को, सॉरी, देखिए 20 फुट को अपन भाई 1 फुट में कितनी इंच होती है, 12, तो 20 फुट के अंदर यानी कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होती है, तो 20 इंटू 12 करना है तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो 240, उसी प्रकार 13 फुट 9 इंच को दोस्तों अपन 165 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को और फिर इसमें 9 और जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही 17 फुट 6 इंच, तो 17 को अपन क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 इंच और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और 21 फुट 3 इंच को दोस्तों 21 को 12 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 255, ठीक है। ये आ गया, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ निकालोगे तो दोस्तों 5 से देखिए, सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे, 5 का देंगे, ठीक है। ये कितनी बार गया, ये 48 बार गया, ये कितनी बार गया, ये 33 बार गया, ये 42 बार गया और ये 51 बार गया, ठीक है। अब इनमें दोस्तों 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 16 बार गया, ये 11 बार गया, ये 14 बार गया और ये 17 बार गया, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 यानी कि 15 इंच, एचसीएफ कितना आ गया 15 इंच, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लंबाइयों को पूर्णतः नापने के लिए अधिकतम लंबाई वाला पैमाना है वो क्या होगा, अधिकतम लंबाई वाला पैमाना है वो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंच को अपन कैसे लिखेंगे, तो 1 फुट और 3 इंच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 केजी है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन 30 इंटू 35 करेंगे, ठीक है। 30 इंटू 35 करोगे तो कितना आ जाएगा 1050 केजी आ जाएगा। अब देखिए, जब उस समूह में एक नई लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब इसमें एक लड़की और आ गई तो दोस्तों कितना हो जाएगा 31 और औसत भार कितना हो गया 37, 2 का और बढ़ गया, ठीक है। तो 31 इंटू 37 कितने हो गए, तो दोस्तों ये हो गए 1147, ठीक है। अब दोस्तों नई लड़की का वजन अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 1147 माइनस 1050 है वो करना है, कितना आ जाएगा 97 केजी। तो ये अपने नई लड़की का औसत भार आ गया, नई लड़की का जो वजन भार है वो आ गया दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न है, राम ने 12 किग्रा सेव 30 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर 30 इंटू 12 कर लीजिए या 12 इंटू 30 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 360, ठीक है।
उनमें से 6 किग्रा सेव 50 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेच दिए। तो दोस्तों 50 इंटू 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, शेष को 25 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचे। तो दोस्तों देखिए, सेव खरीदे कितने, 12 किलो, जिसमें से 6 किलो बेच दिए। अब दोस्तों 6 किलो और बचे, तो दोस्तों 6 इंटू 25 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 150। तो बताइए पूरे सौदे में लाभ हुई या हानि। तो दोस्तों इसमें देखिए, कोई चीज है वो खरीदी उन्होंने 360 रुपए की और उसको बेचा कितने में, तो दोस्तों 300 और 150 यानी कि 450 रुपए में बेचा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 90 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का, 90 रुपए का लाभ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 90 रुपए का लाभ हुआ है। आगे देखिए, एक दुकानदार 16,000 रुपए की खरीद पर 4,000 रुपए का बॉक्स मुफ्त देता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। छूट प्रतिशत है वो क्या होगी दोस्तों, सीधा सा है 4,000 बटे 16,000 इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 0 कट गए, इससे ये जीरा कट गया। अब 400 में 16 का भाग दे लीजिए दोस्तों, 400 में 16 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए, नहीं 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 नहीं, ऐसे होगा, 4,000 रुपए की छूट दिए, कितने मतलब 4,000 रुपए का बॉक्स मुफ्त दिया है 16,000 रुपए की खरीद पर, यानी कि टोटल 20,000। तो यहाँ पर 20,000, नीचे 20,000 आएगा, इंटू 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 4, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं तो दोस्तों 40 में 2 का भाग दे लीजिए, 20% आएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजय अपने वेतन का 25%, घर के किराए 5%, खाद्यान्न 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा रुपए 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है दोस्तों, मान लीजिए कि उसकी कुल आय है वो दोस्तों कितनी है, 100 रुपए है। 100 रुपए के अंदर वो 25% है वो घर का किराया, ठीक है, 25 प्लस 5% खाद्यान्न, तो 5 प्लस 15% यात्रा प्लस 10% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि 25 और 5 30, 30 और 15 कितने हो गए, 45, 45 और 10 कितने हो गए, 55। ठीक है, तो ये 55% है वो दोस्तों खर्च करता है, और बचत करता है कितने, 45% की। तो 45% बराबर 27,000, तो 100% कितना होगा दोस्तों, 27,000 बटे 45 इंटू 100, बस निकाल लीजिए। आप इसको काटोगे तो दोस्तों 5 से 9 बार कट जाएगा, ये दोस्तों 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। ठीक है, 9 30 27, ये 3 बार इधर से कटा, यानी कि 3,000। 3,000 इंटू 20 कर लीजिए दोस्तों, 3,000 इंटू 20 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 60,000। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 90 बचे। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, यानी कि बचे अपने पास में 81%, तथा जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। वैध मतों का यानी कि 81% का 55% निकालना है, वो प्राप्त हुआ है जीतने वाले उम्मीदवार को। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 3240 मतों से विजयी रहा, ठीक है, 3240 मतों से विजयी रहा, तो बताओ मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो मतदाताओं की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने को क्या करना है, देखिए टोटल जो मत थे, ठीक है, टोटल मत थे जिसमें से 10% ने तो प्रयोग नहीं किया, तो अपने पास बचे 90। 90 में से दोस्तों डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया, यानी कि 90 का 10% कितना होता है, 9। ठीक है, तो 9 है वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी ये कि अब 81 का दोस्तों, 81 में से आप 55% निकाल लीजिए, और फिर दोस्तों 55% निकालने के बाद में 81 में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, वो 3240 मतों से वो विजयी रहा।
तो यहाँ पे संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000 मत होंगे दोस्तों, ठीक है, 40,000। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साधारण ब्याज की किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 40 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? 40 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। यानी कि किसी के पास 100 रुपए थे, ठीक है, वो 20 वर्षों में दोस्तों 200 हो गए, ठीक है, 40 वर्षों में वो कितने हो गए? 300 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है? किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है? बस 100 में भाग देना है, ठीक है, 20 का। 100 में 20 का भाग दे लीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5% दर है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 113 नंबर प्रश्न है, एक धनराशि 12% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। एक धनराशि 12% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि अंत में कुल प्राप्त धन 18,816 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए, बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन यहाँ पे 15,000 उठा लिया दोस्तों। अब 15,000 का 12% चक्रवर्ती ब्याज के लिए के लिए दोस्तों 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो प्राप्त धन यानी कि इसका 12% निकाल लीजिए, ठीक है, तो फिर उसमें जोड़ दीजिए, फिर वापस दोस्तों इसमें 12% निकाल लीजिए। राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 15,000। आगे देखिए, यदि 4 14 x 42 क्रमानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो x का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो a इंटू बटे b x निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 इंटू 42 यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे 14 से 3 बार कट गया तो 4 3 12। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, x का मान है वो 12 आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4,700 रुपए में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 5500 रुपए अधिक लगाए। किरण ने संयोग से 5500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 30,000 सॉरी संयोग ने किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपए हो तो किरण का लाभ कितना अंश मिले, यानी कि किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा? इसमें दोस्तों देखिए, माना कि किशोर ने दोस्तों x रुपए लगाए तो संयोग ने व्यवसाय में लगाए दोस्तों x प्लस 300 और किरण ने व्यवसाय में लगाए दोस्तों x प्लस 300 प्लस 500, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? x प्लस 800। बस इस इक्वेशन को रख दो, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। कितना? तो 600 रुपए आएगा दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी ये जो प्रश्नावलियां हैं ये दोस्तों मैं आपको अलग से करवा दूंगा। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। a 5 दिन काम करके चला गया, b 7 दिन काम करके चला गया, बचा हुआ काम c ने 13 दिन में पूरा कर दिया। तो a b c अलग अलग इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए a प्लस बी है वो 12, ठीक है, और बी प्लस सी है वो 16। तो इनका एचसीएफ निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 48। तो 12 चौका 48, एक का 4 काम आ जाएगा और एक का आ जाएगा दोस्तों 16 3 48, एक का 3, एक का 4 आ जाएगा तो एक का 3 आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे निकाल लेना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप कर लेना इस प्रश्न को। 117 नंबर का प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो दोस्तों देखिए, पहिए की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर 0.35 मीटर है तो इसको अपन 3.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 2.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 2.2 मीटर आ जाएगा। ये 2 से कट गया, ठीक है, 12 दूनी 44, 44 में दोस्तों 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? दोस्तों 2.2 आ जाएगा, ठीक है, ये तो 2.2 आ गया। अब दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है,
तो दोस्तों 1 मिनट में। तो यहाँ पर गति बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 450 इंटू 2.2 बटे 60, बस यही करना है। तो यहाँ पर 60, ये 2 पॉइंट, तो ये पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 450 इंटू 22 बटे 60 इंटू 10, तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 59.4 किलोमीटर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 से 20 प्रश्न है, इसमें देखिए पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। एक परिवार में एक माह के खर्च के स्वरूप का प्रतिशत वार विवरण, एक माह में कुल खर्च राशि 60,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न देखिए, परिवार की यात्रा पर कितनी रकम खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम है वो बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों जैसे कि ये एक डायग्राम है, वो डायग्राम दोस्तों यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ दोस्तों। ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि खाने बने हुए हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये टेलीविजन है, ठीक है, ये बचत है, उसी प्रकार बिजली। तो यहाँ पर परिवार की यात्रा पर कितनी रकम खर्च करता है, तो दोस्तों ये यात्रा है वो दोस्तों कितना प्रतिशत है, 12% है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन, वही है दोस्तों, यहाँ पर 60,000 रुपए खर्च करता है, तो अपने को यात्रा की निकालनी है, तो 60,000 का 12% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 7,200। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परिवार टेलीफोन बिलों, स्वास्थ्य और बिजली पर मिलाकर कितनी रकम खर्च करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टेलीफोन बिल पर दोस्तों बता देता हूँ आपको, टेलीफोन बिल पर दोस्तों 10%, बिजली पर दोस्तों ये खर्च करता है दोस्तों 13%, और स्वास्थ्य पर करता है दोस्तों कितना, ये करता है दोस्तों 16%। ठीक है, अब इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 39, कितना हो जाएगा 39, तो 60,000 का 39% निकाल लीजिए, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 23,400 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, परिवार द्वारा किराए पर खर्च राशि का मकान किराए पर खर्च राशि से क्रमशः कितना अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, किराया है वो 23% है, किराया है वो कितना है दोस्तों, 23% है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो मकान किराया है, मकान किराया एक तो है दोस्तों किराना है, ठीक है, किराना, किराने पर एक है किराना, किराना है 23%, और मकान किराया है, मकान किराया है वो है दोस्तों 18%। तो यानी कि जो अपने पास में एक माह में कुल खर्च राशि 60,000 थी, ठीक है। अब 60,000 का 23% निकाल लीजिए, और दोस्तों 18% निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों 23:18। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए 25 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।